हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है। इनके बारे में आज हम संक्षेप में पढ़ेंगे। यह थ्योरी आपको सीटेट, एस्टेट, केवीएस और डीएसएसबी में देखने को मिलती है। जीन पियाजे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने मुख्य रूप से जूलॉजी विषय पर अध्ययन किया था। उनका जो फ्रेमवर्क था और फेमस वर्क था वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसी के जरिए उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, लर्निंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि जीन पियाजे ने लर्निंग को एक बौद्धिक प्रक्रिया ही बताया है। उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेज बताई है, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट और बट नॉट लीस्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि इन चारों स्टेजेस में उन्होंने अपने कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम यहाँ आपको थ्योरी समझाने से पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे के द्वारा दी हुई पहली स्टेज है। इसमें उन्होंने बताया है कि 0 से 2 साल के बच्चों में यह अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंधों का आदि का अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। समंजन, आत्मसातन और सामान्यकरण की प्रक्रिया भी सीखना आरंभ कर देता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री कंसेप्शनल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। जीन पियाजे ने इस स्टेज को 2 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया है। पहली अवस्था है प्री कंसेप्शनल पीरियड, 2 से 4, एनिमिज्म, लर्निंग बाय प्लेइंग और ईगो सेंट्रिज्म। इस अवस्था में बालक एनिमिज्म को फॉलो करता है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं में जीवन की होने की कल्पना करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि बच्चा खिलौनों के साथ इस प्रकार खेलता है मानो कि वह सजीव वस्तुओं के साथ बातें कर रहा हो। इस अवस्था के बच्चों की शिक्षा प्लेइंग मेथड से की जाती है और इस अवस्था में बालक ईगो सेंट्रिक होते हैं, यानी कि अपने आप में ही अपने दुनिया में खोए रहते हैं। उसके बाद दूसरा इसकी उप अवस्था है इंट्यूटिव पीरियड, जो कि 4 से 7 साल की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक सिंबल्स, लैंग्वेज सीखना प्रारंभ कर देते हैं। उनमें आर्गुमेंट की क्षमता भी आ जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी निरंतरता नहीं होती है। इस अवस्था में बालक किसी भी समस्या के केवल एक ही पक्ष को समझ पाते हैं। दूसरे पक्ष को समझना उनके लिए असमर्थ होता है। तीसरी अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 साल की अवस्था होती है। कंजर्वेशन, न्यूमरेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप, यानी कि इस अवस्था में बालक कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण और न्यूमरेशन यानी कि काउंटिंग, सीरिएशन यानी कि ऑब्जेक्ट्स को उनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग सीरीज में लगाना, क्लासिफिकेशन यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स, बर्ड्स आदि के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको बालक समझना शुरू कर देता है। रिलेशनशिप यानी कि बालक अपने संबंधों को अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों के साथ सीखना शुरू कर देता है। यहाँ पर कंजर्वेशन, न्यूमरेशन और सीरिएशन ये कुछ टर्म दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और इनसे इस वीडियो से जुड़ी बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं, टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर हमें हमारी
आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। स्टेज, उसके बाद हम करेंगे स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कंटिन्यूटी इन थिंकिंग। इसके अंदर अवस्था में बालक के अंदर कंटिन्यूटी पाई जाती है। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बालक अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना प्रारंभ करता है। देखो, एडल्ट होने के बाद बालक अपने आप को एक वयस्क की तरह ट्रीट करता है। वो चाहता है कि उसकी सारी समस्याएं वो खुद सोल्व करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि ऐसे कंसेप्ट्स जो अमूर्त होते हैं, यानी कि फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, उन कंसेप्ट्स को बच्चा समझना प्रारंभ कर देता है। एबिलिटी ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि बालक के अंदर इस तरह समय तक ऐसी योग्यता विकसित हो जाती है जिसमें बालक गुप्त संदेशों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ये तो थी जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की कुछ संक्षेप में आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। उसके बाद ब्रूनर भी थे जिन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, मोस्टली हमें प्रॉब्लम होती है तो उसको मैंने अच्छे से सॉल्व यहाँ पर किया है। उसके बाद अब आप देखिए ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरीज हैं इसके अंदर बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, छोटी छोटी थ्योरीज हैं, उनको कॉम्बो करके यानी कि कॉम्बिनेशन बना के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाई है ब्रूनर ने। उसने यहाँ पर 3 मानसिक अवस्थाओं के बारे में बताया है। सक्रियता विधि, और जो कि बच्चे के जन्म से लेकर और 18 महीने तक, यानी कि लगभग 1.5 साल तक होती है। दृश्य प्रतिमा विधि 18 से 24 महीने तक, और सांकेतिक विधि जो 2 से 7 साल के बीच में जाती है। ये मानसिक अवस्थाएं यहाँ पे बताई है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। पियाजे ने विकास की अवस्थाएं बताई थी और यहाँ पर ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में मानसिक अवस्थाओं को बताया। देखो, जो चीज़ पियाजे ने बता दी है उसके बारे में अब ब्रूनर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसने अपनी मानसिक अवस्थाओं के बारे में अलग थ्योरी दी है, लेकिन वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि देखो, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञान वर्ड क्या है, इसकी भी मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ब्रूनर ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, कि उन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। यानी कि एक बच्चा है, अगर हम उसको एजुकेशन देना चाहते हैं और हमें यही नहीं पता कि उसकी मानसिक स्टेज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या पढ़ाएं, तो हम बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बताया है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस, रिलेवेंस यानी कि तादात्म्य होना चाहिए, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बीच में बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार ही रिलेशन होना चाहिए। रेडीनेस यानी कि तत्परता, बच्चा क्या सीखने के लिए उत्सुक रहता है, ऐसी विषय वस्तु हमें प्रस्तुत करनी है जिससे बच्चे को सीखने में उसके अंदर रुचि पैदा हो, बच्चा उसको सीखे। इंट्यूटिव एंड एनालिटिक थिंकिंग, ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंट्यूटिव और एनालिटिक थिंकिंग यानी कि विश्लेषणात्मक करने की जो क्षमता होती है, विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है वो बच्चे के अंदर आए, बच्चा सोचना प्रारंभ करे, कुछ भी जो जानता है समझता है उसको परखना प्रारंभ करे। ये यहाँ पर उन्होंने अन्वेषण करे, एनालाइट करे, तो इस तरह की जो थिंकिंग है उसके बारे में भी ब्रूनर ने कहा है। डिस्कवरी लर्निंग, उन्होंने अपनी थ्योरीज के अंदर मुख्य रूप से कहा है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखे लेकिन स्वयं की खोज से सीखे। यानी कि पका पकाया बच्चे को खाने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि बच्चा खोजे और फिर उसको सीखे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, अपनी सेल्फ एक्टिविटी से सीखे। देखो, आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। पहले क्या होता था कि बुक्स से ही सब कुछ होता था, टीचर ही सब कुछ करता था, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे से एक्टिविटी कराई जाती है। बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड सिलेबस है जिससे बच्चे अच्छा सीख रहे हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो थ्योरीज की। देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स तैयार कर रखे हैं, आप भी इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। कैरेक्टरिस्टिक जैसे पुनर्बलन पर बल, पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट। हम बच्चे को कुछ भी करने के लिए हम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे पॉजिटिव हम क्या, बच्चे को हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि बेटा देखो वेरी गुड, आपने ऐसा किया। कुछ हम एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं बच्चे को कि भैया आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा,
ठीक है। नेगेटिव होते हैं जैसे कि हम बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। एजुकेशन में बच्चे को हम डरा धमका के नहीं पढ़ा सकते, उसको हम फ्रेंडली उसके अंदर ऐसे इंटरेस्ट पैदा करें बच्चा खुद पढ़े। व्यक्ति एवं सामाजिक गुणों का विकास, मानसिक विकास की अवस्थाएं और मानसिक अवस्थाओं के बारे में ब्रूनर ने बताया। तो उन्होंने ये भी देखा है कि बच्चे का जो मन होता है उसके अंदर व्यक्ति और समाज के प्रति क्या विचार है। तो यानी कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की और सामाजिक गुणों का विकास भी बालक के अंदर होना चाहिए। सरल विषय संरचना, देखो ये पहला प्रिंसिपल दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। तो यानी कि उन्होंने कहा है कि सरल विषय संरचना हमें रखनी है बच्चे के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे एजुकेशन को प्राप्त कर सके। अनुकूलन पर बल, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन क्या है, इसके बारे में पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता सकते हैं एडेप्टेशन क्या है और अनुकूलन क्या है, ये आपको वहाँ जाकर अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। अनुकूलन यानी कि अपने आप को ढालना, एडेप्ट करना जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। तो इस तरह की अवस्थाओं पर बालक की डेवलपमेंट की, एडेप्टेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान किया है। कठिनाई स्तर को ध्यान रखना, कठिनाई स्तर यानी कि बालक की एज के अकॉर्डिंग कठिनाई स्तर होना चाहिए। देखो कठिनाई नहीं होगी तो हम आगे नहीं सीखते हैं। बच्चों को ऐसे कुछ हिंड्रेंस मिलने चाहिए, कुछ ऐसे टैकल पॉइंट्स मिलने चाहिए जहाँ पर बच्चा आगे टैकल करे और आगे कुछ सीखे। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में ब्रूनर का जो थ्योरी है कम्युनिटी डेवलपमेंट की, वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पॉइंट उठाया समस्या समाधान की क्षमता का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर एनालिटिक पावर होनी चाहिए, एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। संप्रत्यय की महत्ता, संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट, कि हम बच्चे के लिए ऐसा कंसेप्ट रखें जिसकी इम्पोर्टेंस हो, रिलेटिविटी हो, यानी कि समाज के साथ कोई संबंध हो जो इम्पोर्टेंट हो उसकी लाइफ में भी और आगे आने वाली लाइफ में भी। बालक की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम, देखो ब्रूनर की थ्योरी को समझ कर हम बालक की जो आयु है, एज स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस डाल सकते हैं, करिकुलम डाल सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और शिक्षण विधियाँ भी उसी के अनुसार हो, एडेप्टेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। और जो हम एज ए टीचर हम जो एजुकेशन पॉलिसीज़ तैयार करते हैं या बच्चे की एवेल्यूशन के लिए कुछ मेथड तैयार करते हैं, टेस्ट तैयार करते हैं, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट तैयार करते हैं, तो वो भी बालक के मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आप आगे हम आपके लिए वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, अच्छा कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।